यह खोजी रिपोर्ट गुजरात के अचल संपत्ति के हस्तांतरण का निषेध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से किराएदारों की बेदखली से सुरक्षा के प्रावधान अधिनियम 1991 यानी जीडीए के विधायी इतिहास और आधुनिक मामलों का विश्लेषण करती है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि कैसे दंगों के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बना एक कानून शहरी अलगाव का एक परिष्कृत हथियार बन गया है। जीडीए की जड़ें 1985 की सांप्रदायिक अशांति में निहित हैं। उस दौर में अल्पसंख्यक निवासियों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए अपने घरों को कौड़ियों के दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे डिस्ट्रेस सेल कहा जाता था, जहां आतंकित करके लोगों को मजबूरी में अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। 1986 के अध्यादेश और 1991 के अधिनियम को एक सुरक्षात्मक घेरे के रूप में परिकल्पित किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी डर या जबरदस्ती के कारण अपनी संपत्ति न छोड़े। धारा 4 के तहत कलेक्टर की मंजूरी अनिवार्य थी, जो केवल 2 सवालों पर आधारित थी। क्या बिक्री स्वतंत्र सहमति से हुई थी और क्या कीमत उचित बाजार मूल्य के अनुसार थी। 1996 में न्यायमूर्ति जे.आर. बालिया ने पालड़ी के पद्मबेन मेहता मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यदि सहमति और मूल्य सही हैं, तो कलेक्टर के पास आवेदन खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। रजनीकांत श्रॉफ मामले में भी अदालत ने दोहराया कि यह कानून संपत्ति के अधिकारों को प्रशासनिक सनक या सांप्रदायिक दबाव से दबाने का उपकरण नहीं है। इन न्यायिक मिसालों ने सुनिश्चित किया कि संपत्ति बेचने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है, जिसे कलेक्टर आसानी से नहीं छीन सकता। लेकिन 2019 और 2020 के संशोधनों ने सब कुछ बदल दिया। राज्य सरकार ने कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र को कीमत की जांच से बदलकर जनसांख्यिकी की जांच में बदल दिया। नए प्रावधानों ने कलेक्टर को यह जांचने का अधिकार दिया कि क्या हस्तांतरण से एक समुदाय के व्यक्तियों का अनुचित जमावड़ा होगा या क्षेत्र का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ेगा। संशोधनों ने पड़ोसी की आपत्ति को कानूनी रूप दे दिया। यदि पड़ोसी दावा करते हैं कि बिक्री से सांप्रदायिक तनाव होगा, तो कलेक्टर उसे अब कानूनी रूप से रोक सकता है। अनधिकृत हस्तांतरण के लिए दंड को बढ़ाकर 3 से 5 साल की कैद कर दिया गया, जिससे अल्पसंख्यकों के लिए संपत्ति बाजार पूरी तरह ठंडा पड़ गया। जनवरी 2026 में अहमदाबाद नगर निगम ने पालड़ी में मुस्तफा मानकचंद के बंगले को ध्वस्त कर दिया। विधायक अमित शाह के पत्र के बाद इसे अवैध घोषित किया गया था। संपत्ति कानूनी रूप से खरीदे जाने के बावजूद निर्माण को गिरा दिया गया। यह अधिनियम की नई शक्तियों का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। पालड़ी की मॉडर्न और हार्मनी फ्लैट्स परियोजनाओं को भी निशाना बनाया गया। पुनर्विकसित फ्लैटों की बिक्री को यह कहते हुए रोक दिया गया कि इससे शांति खतरे में पड़ेगी। हार्मनी फ्लैट्स में निर्माण को स्थानीय विरोध के बाद रोक दिया गया। डेवलपर के पास मालिकाना हक होने के बावजूद धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोजेक्ट फ्रीज कर दिया गया। लेकिन इस अधिनियम के हथियार के रूप में उपयोग की सबसे भयावह मानवीय कीमत अगस्त 2025 में 15 वर्षीय सानिया अंसारी की आत्महत्या थी। उसके परिवार ने एक हिंदू पड़ोसी से घर खरीदा था, लेकिन जीडीए का हवाला देते हुए कब्जा देने से इनकार कर दिया गया। 10 महीनों के उत्पीड़न ने सानिया को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। सानिया के सुसाइड नोट में उसके उत्पीड़कों के नाम थे। यह दर्शाता है कि कैसे इस कानून ने दैनिक उत्पीड़न के लिए एक कानूनी बहाना प्रदान किया। 1900 किंग आइलैंड के सुरक्षात्मक चरण से 2024 के संस्थागत अलगाव तक जीडीए का सफर न्याय से अन्याय की ओर रहा है। हालांकि 2021 में हाईकोर्ट ने क्लस्टरिंग धाराओं पर रोक लगाई थी, लेकिन अधिकारी अब भी अवैध निर्माण जैसे बहानों से इसे लागू कर रहे हैं। जो कानून लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बना था, वह अब कानूनी रंगभेद का औजार बन चुका है। क्या यह कानून वाकई बांटने के लिए है